राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने पिछली वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की। भौतिक प्रदेशों के बारे में भौतिक प्रदेशों में से हमने पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश हैं उसकी कुछ विशेषताओं तक हम चर्चा कर चुके थे। विशेषताओं के आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो भागों में किया गया है, शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क रेतीला प्रदेश वो माना जाता है जहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और अर्ध शुष्क को माना जाता है जहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके बाद में शुष्क प्रदेश को हमने दो भागों में बांटा, बालू का स्तूप और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, दो भागों में हमने इसे बांटा है। किस आधार पर? 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर, यानी कहे कि शुष्क रेतीले प्रदेश को हमने दो भागों में बांटा। तो बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है वह 41.50% है, जबकि बालू का मुक्त युक्त जो प्रदेश है वह 58.50% है दोस्तों। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है वह किन किन जिलों में फैला हुआ है। काफी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में फैला हुआ है। जैसलमेर में पोखरण में, जोधपुर में फलौदी, बाड़मेर में बालोतरा। इन्हें हमादा की संज्ञा दी गई है। हमादा की संज्ञा दी गई। हमादा से मतलब होता है पथरीला और चट्टानी प्रदेश। हमादा का मतलब क्या होता है दोस्तों? पथरीला और चट्टानी प्रदेश। और इसकी जो आकृति मानी गई है वह मानी गई त्रिभुजाकार। किसकी? बालू का मुक्त प्रदेश की। बालू का मुक्त प्रदेश की आकृति मानी गई है त्रिभुजाकार। और ये कहां पर? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलौदी और बाड़मेर में बालोतरा। यहाँ पर मैंने चार्ट के आधार पर समझाने की कोशिश की है। यहाँ देख सकते हैं, हमें यहाँ त्रिभुजाकार है इसलिए मैंने त्रिभुजाकार यहाँ बना दिया है। इसको चाहे तो सीधा भी बना सकते हैं। पोखरण जैसलमेर में है, फलौदी जोधपुर है, बाड़मेर बालोतरा बाड़मेर में है, और इन तीनों को मिलाकर हमने हमादा की संज्ञा दी है। हमादा का मतलब आपको बता ही दिया, पथरीला और चट्टानी प्रदेश। इसे सेज कहा जाता है। सेज का पूरा नाम होता है सेज सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज। सेज की जो स्थापना की गई वह की गई सन 2000 में। यहाँ पर जो तीन जिले हम देख रहे हैं हमादा वाले, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, इनमें सौर ऊर्जा की विपुल संभावना पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? इनमें सौर ऊर्जा की विपुल संभावना पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे मरुस्थल के प्रकार, जो कि तीन भागों में इसे बांटा गया है। इसको हमने वर्गीकरण में देखा। इसके बाद हम इसके कुछ प्रकार देख लेते हैं। हमादा, ध्यान रखें दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हमादा क्या होता है? हमादा होता है पथरीला और चट्टानी प्रदेश। और हमादा किन किन जिलों में फैला हुआ है? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। जैसलमेर में पोखरण और बाड़मेर में बालोतरा और जोधपुर में फलौदी। इन तीनों को मिलाकर सेज कहा जाता है। सेज की जो स्थापना हुई दोस्तों सन 2000 में हुई। अब हम बात करते हैं मरुस्थल के प्रकार। मरुस्थल के प्रकार को हमने तीन भागों में बांटा है। एक होता है हमादा, एक क्या होता है? हमादा। दूसरा होता है एर्ग, और तीसरा होता है रे। तीसरा क्या होता है दोस्तों? रे। हमादा का मतलब आपको बता दिया है, पथरीला या चट्टानी प्रदेश। पथरीला या चट्टानी प्रदेश। एर्ग क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर पूछा सकता है एर्ग क्या होता है? तो एर्ग होता है संपूर्ण मरुस्थल या महामरुस्थल। संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल दोस्तों।
किसे कहेंगे? ये संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल। उसके बाद है दोस्तों रेग। रेग होता है मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल। तो दोस्तों इनका अर्थ ध्यान रखें। हमादा पथरीला चट्टानी प्रदेश होता है, ईर्ग होता है संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल, और रेग होता है मिश्रित मरुस्थल। इसके बाद हम बात करते हैं बालू का स्तूप। क्या होते हैं बालू का स्तूप? को कितने भागों में बांटा गया है? तो हम लिख देते हैं यहाँ पर बालू का स्तूप। बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। बालू का स्तूप को हमने दो भागों में बांटा है। तो बालू का स्तूप को हमने दो भागों में बांटा। दो भाग कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसका भाग है अनुदैर्घ्य और दूसरा है अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य, पहला इसका जो भाग है अनुदैर्घ्य, पहला जो इसका भाग होगा दोस्तों अनुदैर्घ्य, दूसरा जो इसका जो भाग होगा अनुप्रस्थ। दूसरा इसका जो भाग होगा वह होगा अनुप्रस्थ। बालू, पहला भाग अनुदैर्घ्य, दूसरा अनुप्रस्थ। बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य क्या होता है? पवन की दिशा के समानांतर अनुदिश बनाने वाले स्तूप। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अनुदैर्घ्य पवन की दिशा के समानांतर, पवन की दिशा के समानांतर बनाने वाले स्तूप। तो अनुदैर्घ्य किसे कहेंगे दोस्तों? पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप, बनने वाले स्तूप। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुदैर्घ्य की कुछ और विशेषताएं। यह एक रेखा में बनते हैं। यह एक रेखा में बनते हैं। यह एक रेखा में बनते हैं। इसलिए इन्हें एक रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक रेखीय बालू का स्तूप इन्हें कहा जाता है। इन्हें सेप भी कहा जाता है। इन्हें, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें सेप भी कहा जाता है। यहां से भी काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। बालू का स्तूप को हमने दो भागों में बांटा, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप और अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप, और एक रेखीय में बनते हैं, इसलिए इन्हें एक रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है और इन्हें सीप भी कहा जाता है। अब कहाँ देखने को ये हमें मिलेंगे? अनुप्रस्थ कहाँ देखने को मिलेंगे दोस्तों? ये हमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। कहाँ देखने को मिलेंगे दोस्तों? ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर। यहाँ पर हमें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। पवन की दिशा का मतलब होता है, पवन की दिशा का मतलब ये होता है कि इस प्रकार से पवन की दिशा, यानी एक ही दिशा में ये चलती जाएंगी। इस प्रकार से पवन की दिशा जो कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में बनते, अनुदैर्घ्य में। इसके बाद यहाँ हमने अनुदैर्घ्य के बारे में देखा। अनुदैर्घ्य में पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप होते हैं। ये एक रेखा में बनते हैं, इसलिए इन्हें एक रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। इन्हें सीप भी कहा जाता है। और कहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो कि किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जिलों में यह पाए जाते हैं? तो बालू का स्तूप
यह लंबवत समकोण पर बनने वाले स्तूप हैं। यह बालू अनुप्रस्थ है, यह लंबवत समकोण पर बनने वाले स्तूप होते हैं दोस्तों। इसके बाद है यह इनकी पहचान अनुदैर्ध्य में हमने देखा। अब हम देख रहे हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ यानी लंबवत समकोण, जहां पर लंबवत समकोण आएगा उसका आंसर आप दे सकते हैं अनुप्रस्थ। यह जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू में मिलते हैं। यह जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू में मिलते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ यह लंबवत समकोण पर बनने वाले स्तूप हैं। यह जोधपुर, बाड़मेर, सीकर और झुंझुनू में मिलते हैं। इसके बाद बरखान भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों। बरखान क्या होता है, बरखान के बारे में हम चर्चा करते हैं। बरखान क्या होते हैं, इससे पहले हमने बालू का स्तूप यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के बारे में हमने देखा। बरखान क्या होता है, बरखान या बरछानन, बरखान या बरछानन, जिससे आप काफी अच्छे परिचित होंगे। यानी गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, यानी गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये होते हैं अर्धचंद्राकार, यानी आधे चंद्रमा के समान ये हमें दिखाई देंगे। इसके बाद इनका जो विस्तार है, इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो हम देख सकते हैं। इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार हम देखेंगे दोस्तों। तो इसका विस्तार है बालेरी, चूरू, बाड़मेर, बालेरी चूरू में है। उसके बाद बाड़मेर, इसके बाद ओसिया, जोधपुर। इसके बाद है रावतसर हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ है दोस्तों, रावतसर हनुमानगढ़ है। उसके बाद सूरतगढ़, गंगानगर, देशनोक, बीकानेर, सूरतगढ़, गंगानगर, देशनोक, बीकानेर। इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों बरखान या बरछानन, जो कि क्या होते हैं, गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। इनका जो विस्तार है बालेरी, चूरू, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर, रावतसर हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, देशनोक, बीकानेर में, साथ ही साथ गग्गर के मैदान में भी ये मिलते हैं। गग्गर के मैदान में भी हमें मिलते हैं। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप बरखान है। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन है सर्वाधिक मरुस्थलीकरण का उत्तरदायी कारक माना जाता है। तो सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा माना जाता है, बरखान माना जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने चर्चा की कि किस प्रकार से हमने मरुस्थल के 3 प्रकार देखे, हमादा, ईर्ग और रेग। हमादा जो पथरीला और चट्टानी मरुस्थल कहा जाता है, ईर्ग जो संपूर्ण मरुस्थल कहा जाता है या महान मरुस्थल कहा जाता है। उसके बाद में रेग यानी मिश्रित मरुस्थल। इसके बाद में हमने देखा कि बालू का स्तूप को हमने 2 भागों में बांटा है। बालू का स्तूप को हमने 2 भागों में बांटा, जो कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है और अनुप्रस्थ
बालों का स्तूप है। अनुदैर्घ्य बालों का स्तूप के बारे में हमने देखा, साथ ही साथ इसके विस्तार के बारे में कि कहाँ कहाँ पर यह अनुदैर्घ्य बालों का स्तूप है और अनुप्रस्थ बालों का स्तूप का विस्तार कहाँ कहाँ हमने देखा। इसके बाद हमने चर्चा की बरखान या बलछानन, जो कि गतिशील अर्धचंद्राकार बालों का स्तूप होते हैं, इनका जो विस्तार है वो हमने देखा। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना था सर्वाधिक मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण का कारण, मरुस्थलीकरण का जो कारण है वो माना जाता है बरखान। इसी आधार पर हम आगे देखेंगे पैराबोलिक बालों का स्तूप, तारा बालों का स्तूप और सब्र का बीज। इसके बाद में हम देखेंगे इसके शब्दावली में से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कुछ कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। नमस्कार।